बी जो है ये बंदा प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये बंदा प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सी के बारे में मैं क्या बोलूँगा कि ये बंदा एक्यूरेट भी है और ये बंदा प्रिसाइज भी है। सी के बारे में बोलूँगा ये बंदा जो है एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और डी के बारे में मैं क्या बोलूँगा कि ये बंदा ना तो एक्यूरेट है और ना ही ये बंदा प्रिसाइज है। नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। कुछ कुछ समझ में आई बात? यानी कि ए के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। बी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। और डी के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। ठीक है, एक और मिसाल देखें ताकि फिर मैं एक साथ ही समराइज करूँ उसको। हमने 4 बंदों से कहा कि यार आप वैल्यू ऑफ जी मालूम करें, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अब वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कितनी होती है? आप सबको पता है 9.8 होती है। हमने कहा कि आप 5 रीडिंग्स लें और 5 रीडिंग्स का एवरेज निकालें तो वो 9.8 आना चाहिए, यानी कि जी की वैल्यू निकालनी है आपको। अब पहले बंदे ने क्या किया, पहले बंदे ने एक रीडिंग निकाली 9.6, फिर एक रीडिंग निकाली 9.7, फिर निकाली 9.8, फिर निकाली 9.9 और फिर निकाली 10.0। तो इसने 5 रीडिंग का एवरेज लिया तो उसका एवरेज आ गया 9.8 आ गया। दूसरे बंदे ने पहले रीडिंग निकाली 9.3, फिर निकाली 9.3, फिर निकाली 9.3, फिर निकाली 9.2 और फिर निकाली 9.3। जब ये एवरेज निकालेगा तो उसका एवरेज आएगा 9.3। तीसरे बंदे ने रीडिंग ली 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.7 और जब एवरेज निकालेगा तो एवरेज आएगा 9.8। और चौथे बंदे ने एक रीडिंग ली 12.4, फिर एक रीडिंग ली 100, फिर रीडिंग ली 1.0, फिर रीडिंग ली इसने 11.2 और फिर एक रीडिंग ली इसने 30 और उसका एवरेज पता नहीं क्या आ जाएगा। लेट्स से कोई इसका एवरेज आ गया साल के तौर पे कोई 40 आ गया इसका एवरेज फॉर एग्जाम्पल। अब इन चारों के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? इन चारों के बारे में हम ये कमेंट करेंगे कि जहाँ तक एक्यूरेसी का ताल्लुक है और जहाँ तक प्रिसीजन का ताल्लुक है, तो ये बंदा जो है ये बंदा एक्यूरेट तो है लेकिन ये बंदा प्रिसाइज नहीं है। ये बंदा एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। दूसरा वाला जो बंदा है ये प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं है। तीसरा वाला बंदा जो है एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और चौथा वाला बंदा जो है ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज। पहले वाली एग्जाम्पल में आपको निशाना लगाना था सेंटर में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपका एवरेज आना चाहिए था 9.8। ठीक है, तो इन दोनों बातों के जरिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है और प्रिसीजन का क्या मतलब है। लेकिन फिर दोबारा से आप मुझे बताएं कि दोनों एग्जाम्पल्स को सुनकर आपको कोई बात आपको क्लियर हुई कि एक्यूरेसी में किसको कह रहा हूँ, प्रिसीजन में किसको कह रहा हूँ? एनीवन? दोनों एग्जाम्पल्स देखकर आपको क्या समझ में आया? ठीक है, तो आपको जो चीज़ समझ में आई आप मुझे ज़रा अल्फाजों में एक्सप्लेन करें आपके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेट आंसर एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज आंसर? अल्फाजों में बयान सर करें। सर जी बोलें। एक्यूरेसी डिफाइंस द हाइपोथेटिकल करेक्ट आंसर जिसकी एक्सपेक्टेशन हो, जबकि प्रिसिशन एक जो है ऑन एवरेज जो आंसर रिपीट हो रहे हैं जो कि रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमेशा अगर कांस्टेंट हो तो वो प्रिसिशन कहलाएगा। ठीक है, और कोई इसको एक्सप्लेन करिए ज़रा। एनीवन एल्स? हाँ भाई, कोई और शख्स इसको एक्सप्लेन करिए माइक अनम्यूट करके। क्या समझ में आई बात एक्यूरेसी और प्रिसीजन की? हाँ भाई, कोई भी शख्स माइक अनम्यूट करके ज़रा एक्सप्लेन करिए और इसको। यार आप लोग माइक अनम्यूट करके बोलने में इतना घबराते क्यों हैं? मतलब क्या आप लोगों से मतलब कोई रिश्ते का इंटरव्यू थोड़ी करने जो इतना घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं आप लोग? जो बात भी जहन में आ रही है बोलें आप उसको।
हाँ भाई, क्या बात समझ में आई? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? एक्यूरेट होने का क्या मतलब है, प्रिसाइज होने का क्या मतलब है? हाँ भाई, नहीं बोलेंगे आप लोग? ठीक है भाई, फारिग अवाम है, बस यही है, फारिग अवाम जो सुनने के लिए बने, गधे घोड़े बने हुए हैं हमारी कौम में, बस सुनते रहते हैं बस बैठे बैठे। बहरहाल, देखें, आंसर एक्यूरेट होने का मतलब है कि आपका आंसर कितना सही है। आपका आंसर है ट्रू वैल्यू से कितना सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आंसर 5 आना चाहिए, और आपका आंसर आता है 4, और मेरा आंसर आता है 3, तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि आपका आंसर जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा करीब है कंपेयर टू माई आंसर। तो एक्यूरेट होने का मतलब है कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, यानी कि ट्रू वैल्यू से कितना करीब है। प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपका आंसर सही हो गलत हो, इसका प्रिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है कि आपकी रीडिंग कितनी क्लोज आ रही है एक दूसरे से, यानी कि आप जो है बेशक गलत आंसर निकालो, लेकिन एक जैसा आंसर निकालो। अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करूँ, तो पहले वाले बंदे ने जो निशाने लगाए थे तकरीबन सही लगाए थे, उसने सेंटर के पास लगाए, लेकिन तीनों निशाने एक ही जगह पे नहीं लगाए उसने। तो वो एक्यूरेट तो हो सकता है कि उसने सेंटर को उसने हिट किया है, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है कि उसका आंसर इधर उधर हो रहा है। दूसरा बंदा जो प्रिसाइज है बी, क्योंकि उसने सारे निशाने एक ही जगह लगाए, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसने निशाने गलत जगह लगाए। सी जो है वो एक्यूरेट है क्योंकि उसने सारे निशाने सही जगह पे लगाए, और सी जो है प्रिसाइज भी है क्योंकि उसने सारे निशाने एक ही जगह पे लगाए हैं उसने। तो सी इसलिए एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और डी जो है वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसने निशाने गलत लगाए, और वो प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि उसने सारे निशाने गलत जगह पे लगाए, मतलब उसने एक जगह पे नहीं लगाए। तो लिहाजा डी जो है वो ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। इस वाले एग्जाम्पल में आपको आंसर लेकर आना था 9.8, तो आप जो है वो आपको आंसर लेकर आना था 9.8, तो आप जो है वो आंसर तो 9.8 लेकर आ गए आप। ठीक है, आंसर तो आप 9.8 लेकर आ गए, आपके सारे आंसर्स का एवरेज जो 9.8 आ गया। लेकिन कि आपके सारे आंसर्स एक जैसे थे? नहीं थे। 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, तो आपके आंसर एक जैसे नहीं थे, लेकिन आपका एवरेज सही आ गया, तो आपका आंसर चूंकि सही आ गया तो वो एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। दूसरे बंदे के सारे आंसर एक जैसे हैं, 9.3, 9.3, 9.3, तो ये बंदा प्रिसाइज तो है, लेकिन ये बंदा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसका आंसर सही नहीं आ रहा ना। आंसर 9.8 आना चाहिए और ये आंसर 9.3 लेकर आ रहा है। तो प्रिसाइज तो है, लेकिन ये बंदा एक्यूरेट नहीं है। तीसरा जो बंदा है उसके सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं, 9.8, 9.8, 9.8 वगैरह वगैरह, तो बंदा प्रिसाइज है। और ये बंदा एक्यूरेट भी है क्योंकि उसका आंसर भी सही आ रहा है, 9.8 जो आंसर आना चाहिए। चौथा बंदा जो है वही आपको पता है, वही नशे वाला आदमी है, नशे की हालत में, इसके सारे आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं और उसका एवरेज भी सही नहीं आ रहा। तो बंदा ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। इस बात को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है। एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द आंसर इज। एक्यूरेसी मतलब है कि हाउ क्लोज द आंसर इज टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि आपका आंसर जो है वो ट्रू वैल्यू से कितना करीब है। एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द आंसर इज टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो आपका आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना पास है, दैट इज एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का मतलब ये है, प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर, हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर ईच अदर, आपकी रीडिंग्स हैं एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं। रीडिंग्स आपकी जितनी पास पास होंगी, जितनी क्लोज होंगी, आप उतने प्रिसाइज होंगे, और आपका आंसर एक्चुअल आंसर से जितना करीब होगा आप उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी मीन्स कि हाउ क्लोज द आंसर इज टू द ट्रू वैल्यू, एंड प्रिसीजन मीन्स कि हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर टू ईच अदर।
ठीक है भाई, समझ में आई बात कुछ कुछ? चलेंगे, बात आ गई समझ में। अब और आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो कहलाती है रैंडम एरर। क्या कहलाती है भाई? रैंडम एरर। ठीक है, ये बल्कि चलो दोनों को एक साथ ही डिस्कस करते हैं। रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। दोनों चीज़ को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। ये एरर को लिखने में एरर हो गई मेरी। ठीक है जी, रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। देखिए, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं फिजिक्स में, कोई भी रीडिंग ले रहे होते हैं, तो नो बडी इज़ परफेक्ट। किसी की भी रीडिंग, किसी भी आंसर जो 100% परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाती है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की ज़ात परफेक्ट नहीं है। तो अगर आइंस्टाइन भी आके प्रैक्टिकल करेगा ना लैब में, तो वो भी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी मामूली सी गलती कर ही देगा। बल्कि आइंस्टाइन तो ज़्यादा कर देता गलती, तो मतलब थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था ना, प्रैक्टिकल वगैरह करने थोड़ी आते थे उसको, लैब वैब में थोड़ी काम करता था। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में, so there is always a chance of an error. Now the error can be of two types. Error जो होती है वो या तो रैंडम होती है या फिर सिस्टमैटिक होती है। जब आप कोई फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप दो तरह की एरर्स कर सकते हैं। या तो आपकी एरर जो है वो रैंडम एरर होती है, या फिर आपकी एरर जो होती है वो सिस्टमैटिक एरर होती है। अब आपको इस बात को समझना है कि कौन सी एरर जो है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं और कौन सी एरर जो है वो उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, इसको करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम दो कॉलम बना लें। एक कॉलम में हम लिखते हैं रैंडम एरर के बारे में, और दूसरे कॉलम में हम लिखें सिस्टमैटिक एरर के बारे में। तो हम जो है वो दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में हम लिखते हैं रैंडम एरर के बारे में, और एक कॉलम में हम लिखते हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में। ठीक है, और हम जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रैंडम एरर क्या चीज़ है और सिस्टमैटिक एरर क्या चीज़ है। ठीक है, रैंडम एरर की पहली जो ख़ास बात होती है वो क्या होती है? पहली ख़ास बात ये होती है कि रैंडम एरर जो है, अगर आप रीडिंग को बार बार लें और उसको बार बार लेने के बाद जो है वो उसका एवरेज ले लें, तो रैंडम एरर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्या बोला मैंने? कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें और उसकी रीडिंग बजाय एक दफ़ा लेने के 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा लेकर उसको एवरेज ले लें, तो रैंडम एरर को आप काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। अब वो कर रहे हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में वो क्या होता है, वो जो वो शीशे की ट्यूब में ऊपर से पानी डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं, वो क्या कहलाता है वो एक्सपेरिमेंट? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, हाँ टाइट्रेशन। फर्स्ट करें आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है वो उसको क्या कहते हैं, ब्यूरिट कहते हैं ना, ब्यूरिट। ब्यूरिट में से लिक्विड निकालते हैं। जब वो पिंक कलर आ जाता है तो अपने दोस्त को बोलते हैं भाई रीडिंग लिख लो अभी ज़रा। आपका दोस्त रीडिंग लिख लेता है। अब जो है वो आपने कहा भी पहली रीडिंग आई 3.4, ठीक है। दूसरी रीडिंग आई 3.7, तीसरी रीडिंग आई 3.3, नेक्स्ट रीडिंग आई 3.2, उसके बाद फिर अगली रीडिंग आई 3.4। क्या आई? 3.4। लेकिन आपका जो दोस्त रीडिंग लिख रहा था उसका ध्यान जो है वो एज यूजुअल लैब में किसी और तरफ था। अब उसका ध्यान किस तरफ था इस बात को छोड़ें, लेकिन था किसी तरफ। जब आपने बोला 3.4, तो उसने बेध्यानी की वजह से 3.4 को लिख दिया 4.3। ठीक है, फिर अगली रीडिंग आपकी फिर से 3.4 आ गई, फिर 3.3 आ गई, फिर 3.2 आ गई, फिर 3.6 आ गई। अब
उसने देखें ये रीडिंग बिल्कुल गलत लिख दी, उसने बजाय 3.4 के 4.3 लिख दिया, तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन अगर आप इतनी सारी रीडिंग्स लेंगे और फिर इन सबका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज की वजह से जो ये रीडिंग गलत आई है ना, इसका इफेक्ट कम से कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम से कम हो जाएगा। तो ये जो एरर आपने की है, ये कौन सी एरर है? ये रैंडम एरर। यानी कि रैंडम एरर जो है उसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर आप एक रीडिंग को बार बार रिपीट करें और फिर उसका एवरेज लें, तो अगर आपने बीच में कोई रैंडम एरर की होगी ना, तो वो उससे अगर ख़त्म नहीं भी होगी तो मिनिमाइज ज़रूर हो जाएगी, कम से कम ज़रूर हो जाएगी। अगर आपको याद पड़ता हो तो आप, बल्कि आपको क्या याद पड़ेगा, अभी आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे इस लेवल में, तो आप कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक रीडिंग नहीं लेते, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में कम से कम 3 रीडिंग्स, कम से कम 5 रीडिंग ज़रूर लेते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज़ को बार बार हम क्यों निकालते हैं? वो इसलिए निकालते हैं कि अगर हमने कोई रैंडम एरर की हो, तो हमारे बार बार रीडिंग लेने से और एवरेज लेने से वो रीडिंग क्या हो जाए, वो रीडिंग जो है एक्यूरेट हो जाए, वो रीडिंग सही हो जाए, उसमें जो एरर आई है, अगर कोई रैंडम एरर आई भी है तो वो रिड्यूस हो जाए। तो रैंडम एरर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली खासियत है, वो क्या है कि रैंडम एरर, रैंडम एरर कैन बी reduced by taking average of many readings। ठीक है। रैंडम एरर की निशानी क्या है? रैंडम एरर की निशानी ये है कि आप रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स। ठीक है। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होती है, सिस्टमैटिक एरर जो है वो कैसी एरर होती है कि उसको आप एवरेज लेकर, बहुत सारी रीडिंग लेकर रिड्यूस नहीं कर सकते, एवरेज लेके या बहुत सारी रीडिंग्स लेके रिड्यूस नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये कि फ़र्ज़ करें आपको जो है वो एक फार्मूला है, उस फार्मूले में एक्स का फार्मूला है कि वाई स्क्वायर, ये चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट में जो है ना, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है और उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर है किसके? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर लगाना भूल गया। आपने कहा हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब आपने बेस निकाला 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकाला 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 + 9 = 30। आपने कहा हाइपोटेन्यूज 13, हालांकि होना कितना चाहिए था? ये होना चाहिए था √13, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पे भी स्क्वायर होता है, लेकिन आपने गलत लिख दिया फॉर्मूला, आपका आंसर 13 आ गया। आपने कहा दोबारा कर लेता हूँ यार, कहीं गलती ना हो जाए। आपने फिर से इसको किया, ठीक है। आपकी दफ़ा आपका आंसर आ गया 13.2। आपने फिर से इसको किया, आपका आंसर आ गया 12.9। आपने फिर से इसको किया, फर्स्ट में इसका आंसर आ गया 13.5। आपने फिर से इसको किया, फर्स्ट में आपका आंसर आ गया 13.1। आपने फिर से इसको किया, फर्स्ट में आपका आंसर आ गया 13.0। तब आपके जितने भी आंसर आ रहे हैं, इन सब का अगर आप एवरेज भी ले लेंगे तो एवरेज भी तो 13 के आसपास ही आएगा, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर एवरेज लेने के बावजूद आपका आंसर गलत आ रहा है, यहाँ पर एवरेज लेने के बावजूद आपका आंसर गलत आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि आप फॉर्मूले गलत यूज़ कर रहे हो भाई। जब आप फॉर्मूले गलत यूज़ करोगे, जब आप फॉर्मूले गलत यूज़ करोगे तो आपका आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। जब आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा तो आप 100 दफ़ा भी आंसर ले लोगे और उसका 100 दफ़ा आंसर लेकर एवरेज ले लोगे, तब भी आपका आंसर जो है गलत ही रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो है रीडिंग बार बार लेने से और एवरेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये एरर कौन सी एरर है? ये जो एरर है ना, सिस्टमैटिक एरर है, कि यहाँ पर एवरेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एरर जो थी, ये रैंडम एरर थी, क्योंकि आपके दोस्त ने जो है वो 10 रीडिंग में से एक रीडिंग को गलत लिख दिया था, तो बाकी 9 सही रीडिंग की वजह से क्या होगा, एवरेज लेने से वो बेहतर हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर तो मसला ही, या तो आवेग आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, या तो फॉर्मूला ही गलत है। लिहाजा आप अगर 100 रीडिंग लोगे, 100 की 100 गलत आएंगी,
ऑन का एवरेज लोगे तो वो एवरेज भी गलत आएगा। रहता जो सिस्टमेटिक एरर है उसकी निशानी ये है कि सिस्टमेटिक एरर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। A systematic error cannot be reduced by taking average of a systematic error cannot be reduced by taking average of many readings, ठीक है। यानी अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लें और बहुत सारी रीडिंग्स को लेकर उनका एवरेज निकालें तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी सिस्टमेटिक एरर जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। तो रैंडम एरर में और सिस्टमेटिक एरर में जो पहला डिफरेंस है वो क्या है कि रैंडम एरर को आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर उनका एवरेज लेकर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर और उसका एवरेज लेकर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स, लेकिन एक सिस्टमेटिक एरर जो है इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स। इसमें एवरेज लेने का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी जो निशानी है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट फीचर है रैंडम एरर का वो ये है कि रैंडम एरर जो है इट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर। यानी कि रैंडम एरर जो है वो आम तौर पर, देखिए मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा हमेशा, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर जो रैंडम एरर होती है वो ह्यूमन एरर की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, आप रीडिंग्स नोट कर रहे थे, रीडिंग्स नोट करते करते आपका ध्यान इधर उधर हो गया, आपने 3.4 को 4.3 लिख दिया। या फर्ज करें कि आप सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5, अब आपने कोई एक ऑसिलेशन मिस कर दिया तो आपने 21 ऑसिलेशन को 20 काउंट कर लिया, आपने काउंटिंग में वो गलती कर दी, रीडिंग देखने में वो गलती कर दी। या अगर आपको पता हो एक एरर होती है तो हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होती है? पैरेलैक्स एरर ये होती है कि आप रीडिंग को जो है ना वो सामने से नहीं देख रहे होते, परपेंडिकुलरली नहीं देख रहे होते, बल्कि एंगल बना के देख रहे होते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, जैसे घड़ी में आप टाइम देखते हैं, अब आप सामने से देखें तो घड़ी में 12:40 हो रहा है, छोटी सुई और बड़ी सुई को आप देखें तो टाइम एग्जैक्टली 12:40 हो रहा है। उसी टाइम को आप साइड में देखेंगे ना तो वो 12:40 की जगह आपको 12:35 भी नज़र आ सकता है, 12:45 भी नज़र आ सकता है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, वो पैरेलैक्स एरर है। ऐसे ही आपके वो जो मैं आपको मिसाल दे रहा था केमिस्ट्री वाली, उसमें भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका ड्यूरेट है, ठीक है, अब पीरियड में पानी आता है क्या, अब ये रीडिंग है 45, तो अगर आप फर्ज करें अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो आपको नीचे से रीडिंग नज़र आएगी 46। और फर्ज करें अगर आप पीरियड बहुत नीचे और आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो आपको यहाँ से रीडिंग नज़र आएगी 44। लेकिन अगर आप जो है उस रीडिंग को बिल्कुल सामने से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, रीडिंग आपको बिल्कुल सही नज़र आएगी 45। तो अगर आप रीडिंग को बिल्कुल परपेंडिकुलरली सामने से नहीं देखते बल्कि इधर से देखते हैं, तो फिर आपको जो रीडिंग में गलती होती है वो पैरेलैक्स एरर कहलाती है। और पैरेलैक्स एरर जो है वो भी एक रैंडम एरर की टाइप है, ठीक है। तो मैंने मिसाल भी दी, फॉर एग्जांपल पैरेलैक्स एरर, आगे ऐसे लिखते हैं शायद पैरेलैक्स, ठीक है, पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर जो है वो बेसिकली रैंडम एरर है, क्योंकि वो तो आप एक दफ़ा करोगे, दो दफ़ा करोगे, बाकी रीडिंग सही लोगे तो उसमें एवरेज आकर सही हो जाएगा। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होती है ना, वो ह्यूमन एरर की वजह से आमतौर पे नहीं होती, हो सकती है ह्यूमन एरर की वजह से भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह ये होती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट गलत होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब होता है, या आपका फार्मूला ही ख़राब होता है, फार्मूला ही गलत होता है, या आप जो है वो कुछ चीज़ गलत अज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके सारे आंसर गलत आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं लिख देता हूँ, इज नॉर्मली caused by faulty instrument, it is normally caused by a faulty instrument, a wrong formula, or a wrong assumption.
जो सिस्टमैटिक एरर है वो आमतौर पे एक किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, या गलत फॉर्मूले की वजह से होती है, या किसी गलत असम्पशन वगैरह की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो, अब माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हो। अब जो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो, जो माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हो, उसमें ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर की वजह से क्या होगा, सारी रीडिंग गलत आएंगी। अब आप सारी रीडिंग्स लेके उन सब रीडिंग्स का एवरेज लोगे, एवरेज भी गलत आएगा। तो लिहाजा ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो लेकिन हाइपोटेनस पे स्क्वायर नहीं कर रहे हो, तो आपके जो आंसर आएंगे सारे के आंसर गलत आएंगे, सारे के सारे। तो इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न रॉन्ग फार्मूला हो गया। या फर्ज करें कि आप जो है वो एक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिराते हैं, उसका गिरने का टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के जरिए, लेकिन आप ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हालांकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होती। तो आप जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे सारी कैलकुलेशन गलत आएगी, क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस होगी और आपने अज्यूम किया हुआ होगा कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक रॉन्ग अजम्पशन हो गया, जिसकी वजह से आपके सारे आंसर गलत आ रहे हैं। तो रैंडम एरर होने की वजह आमतौर पे ह्यूमन एरर होती है। पैरेलैक्स एरर हो गई, थोड़ा सा आपने काउंटिंग गलत कर ली, आपने सुन गलत लिया, आपने रीडिंग लिख गलत दी, तो ये रैंडम एरर है। लेकिन आप बाकी सही रीडिंग्स के साथ उसको जब मर्ज करेंगे, ऐड करके एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज सही आ जाएगा। ये सही नहीं भी आएगा तो काफ़ी हद तक सही आ जाएगा, गलती जो है आपकी वो मिनिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर है वो आमतौर पे गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है, सारी रीडिंग गलत आएंगी, या आपने कोई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, या आपने कोई चीज़ गलत अज्यूम कर ली, तो आपके सारे आंसर गलत आएंगे। तो वो फिर सिस्टमैटिक एरर होती है। तो रैंडम एरर जो है उसका सबसे बेसिक जो फीचर है वो ये है कि इसको आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर और एवरेज लेकर इसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक एरर में आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर उनको ऐड करके उनका एवरेज लेके उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। बाकी रैंडम एरर जो है वो आमतौर पर ह्यूमन एरर की वजह से होती है। जैसे कोई आपने गलती कर दी, सुनने में गलती कर दी, देखने में गलती कर दी, लिखने में गलती कर दी, तो आमतौर पे जो है वो ह्यूमन एरर की वजह से रैंडम एरर होती है। जबकि सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो आमतौर पे किसी ख़राब इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, या किसी गलत फॉर्मूले की वजह से होती है, या किसी गलत अजम्पशन की वजह से होती है। ठीक है, तो बस इसको मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं। इसको भी हम रैंडम एरर को और सिस्टमेटिक एरर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये कि आप लोग का मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का ग्रुप तो मैंने बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप के ऊपर जो है मैं ये अभी मटेरियल शेयर कर देता हूँ। और आप में से अगर कोई ऐसा बदनसीब आदमी जिसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया है और वो अभी तक ग्रुप पे ऐड नहीं हुआ है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली जो है वो एक व्हाट्सएप कर दे मुझे। और व्हाट्सएप करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपना नाम लिखें, और नाम लिख के आप लिखें कैपिटल में AS स्पेस स्पेस C स्पेस WH स्पेस 20 स्पेस 21। ठीक है, शायद WH ना भी लिखें, लेकिन एक ही अगर लिख दें तो अच्छा है। तो अपना नाम लिखें ASCWH2021, इस तरह से लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दें अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप नहीं किया है मुझे। तो ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर उस ग्रुप में मैं सारा मटेरियल जो पिछले चैप्टर का सारा मटेरियल है वो इंशाल्लाह ताला PDF उसकी फाइल जो है सारी शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये जो है आपको कॉलेज से बुक्स कब लेनी है, असाइनमेंट्स कब सॉल्व करके सबमिट करानी है, सारी डिटेल मैं आपको आज कॉलेज कॉल करके मालूम करता हूँ क्या पोजीशन है, और फिर मैं आपको उस पर ग्रुप पे अपडेट करता हूँ उस बारे में। ठीक है जी, तो फिर सही कि मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से शायद आपकी जो है वो ट्यूसडे को है शायद, तो चलो अभी ट्यूसडे को मिलते हैं।